Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, we are discussing chapter number 5, that is liquids. In our previous topic, we discussed about energetics of phase changes. Today's our topic of discussion is energy changes and liquid crystals. So, what we discussed today, we will discuss energy changes and intermolecular attractions, change of state in dynamic equilibrium, and liquid crystals. These are the last topic of this chapter. Now, what is energy changes and intermolecular attractions? Energy changes या intermolecular attractions हमारे पास क्या होती हैं? जब हमारे पास कोई लिक्विड है, आपके पास कोई भी लिक्विड है, आप उसको हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है. टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. तब तक हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता. बॉइलिंग पॉइंट जब आता है तो टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट. नाउ द हीट सप्लाइड इज यूज्ड टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू वेपर्स बाय ब्रेकिंग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस. इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की ब्रेकडाउन होती है और हमारे पास लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. अब जब हमारे पास ये तो लिक्विड की बात की हमने, सॉलिड की बात करें तो व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स स्मॉल चेंज अकर्स सच एज इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस चेंजेस एंड चेंजेस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस. हाउएवर व्हेन द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स undergo large changes in their intermolecular distance and potential energy. Therefore, the heat of vaporization is much greater than heat of fusion. अब जब हमने बात की कि सॉलिड जब मेल्ट होता है तो हमारे पास स्मॉल चेंज आती है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस में, लेकिन जब हम बात करते हैं लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैसियस स्टेट में तो आप देखते हैं कि मोस्टली हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है. बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उनको गैसियस स्टेट में लेके जाना, मॉलिक्यूल्स को डायरेक्ट एवोपोरेट कराना, एवोपोरेशन के लिए, उनको वेपोरेशन के लिए, वेपोराइजेशन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है. अब हम इसमें बात करते हैं कि हमारे पास अगर हम लिक्विड का केस देखें तो हम कहते हैं उसमें हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हीट ऑफ फ्यूजन. हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर और गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ये हमारे पास होती है हीट ऑफ वेपोराइजेशन. और हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है हमारे पास? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat absorbed when 1 mole of a solid substance is converted into liquid state. Means के सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए. अब ये और किन चीजों पे डिपेंड करता है? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज पोलर मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, दस लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज देयर फिजिकल स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू वेपर्स और सॉलिड टू वेपर्स डायरेक्टली. जो हमारा हमने पीछे डिस्कस किया था कि हमारे पास सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, वो सारे जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ऑब्वियसली उनमें हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होती हैं, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से उनकी हमारे पास हीट ऑफ फ्यूजन की बात की जाए या वेपोराइजेशन की बात की जाए तो वो ज्यादा होती है. Hence, polar substances have higher value of vaporization, sublimation. For example, water and ammonia, etc. are polar substances and have considerably higher values of molar heat of vaporization. So, हमारे पास जितने हमारे पास यहाँ भी आपको given है water और NH3 की example दी हुई है कि इनकी जो molar heat of fusion है वो भी ज्यादा है, इनकी molar heat of vaporization जो है वो भी हमारे पास ज्यादा है. लेकिन अगर आप इनको देखें, दोनों वैल्यूज को आप कंपेयर करें, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन और मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन को आप कंपेयर करें तो इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन आर हायर देन द मोलर हीट ऑफ फ्यूजन. यहाँ पे जो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मोलर हीट ऑफ फ्यूजन. मतलब आप अगर आइस है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में तो आपको कम एनर्जी चाहिए है, मतलब लिटिल हीट आपको रिक्वायर्ड है. लिटिल हीट आप देंगे तो आपके पास जो है वो कन्वर्जन हो जाएगी. लेकिन अगर आप लिक्विड को, वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं, वाटर लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं आप वेपर्स में तो उसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए है. तो इट मीन्स कि जो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू मोलर हीट ऑफ फ्यूजन. अब आपके पास नीचे जो टेबल है 5.6 जो टेबल है इसमें आपको कुछ मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ हैलोजेंस के बारे में बताया गया है. इट इज एविडेंट फ्रॉम ΔH मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ आयोडीन व्हिच इज हाईएस्ट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस देन द अदर हैलोजेंस.
अब अगर आप देखें तो आयोडीन की जो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं हमारे पास स्ट्रॉन्गर होती हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास उनकी भी ज्यादा होती हैं, लेकिन उनकी ये जो वैल्यूज हैं वो लोअर होती हैं एज कम्पेयर टू पोलर। पोलर से हमारे पास नॉन पोलर की कम होती हैं क्योंकि उनमें कोई पोल्स नहीं बने हुए होते, एक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करना लिटिल बिट क्या होता है, इजी होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी चेंजेस एंड इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शंस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब क्या होता है हमारे पास दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, एक रिवर्सिबल होती हैं, एक इरिवर्सिबल होती हैं। हमारा 7 चैप्टर ऑलमोस्ट यही है, इक्विलिब्रियम का चैप्टर है, उसमें हम ये डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हम एक जनरल सा इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि हमारे पास होता क्या है। अगर हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है जो फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिवर्स भी जा रहा है तो हम कहते हैं ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। और ऐसा रिएक्शन जो हमारे पास जस्ट फॉरवर्ड जा रहा है वो बैकवर्ड नहीं मूव कर रहा तो हम कहते हैं ये हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं। अब जैसे ओपन कंटेनर में जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो वो मोस्टली हमारे पास कौन से होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। अब आप एनवायरनमेंट से उनको पकड़ के नहीं ला सकते। So the state of reversible process at which rate of forward change becomes equal to the rate of backward change, it is called as equilibrium state. जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं हमारे पास एक स्टेट आती है जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, since both changes are occurring simultaneously at equal rate, therefore this equilibrium is called dynamic equilibrium. जब हमारे पास रेट जो है वो इक्वल हो जाता है, स्पीड इक्वल हो जाती है, रेट हमारे पास क्या होता है dx/dt, हमारे पास ये स्पीड होती है सिंपली, तो हम कहते हैं जब इनकी स्पीड इक्वल हो जाती है तो हम इसको कहते हैं दिस इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास डिफरेंट आपके पास ये आपको जैसे बीकर में दिखाया गया है कि यहाँ से मॉलिक्यूल्स जो है वो एवापोरेट हो रही है। ठीक है, रेट ऑफ एवापोरेशन है, ऊपर जाएंगे लिड के साथ टकराएंगे, दोबारा नीचे आएंगे तो रेट ऑफ कंडेंसेशन होगी। तो जब हमारे पास रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगी तो दिस इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो हमारे पास नेक्स्ट ये था हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है? अब हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स हमारे पास एक स्पेसिफिक, हम कहते हैं कि हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं, सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज ट्रू सॉलिड्स और ट्रू लिक्विड्स के मिड में होती है। मतलब ना ही वो हमारे पास प्योर सॉलिड्स होते हैं, ना ही हमारे पास वो प्योर जो है तो ये इट्स क्लियर लिक्विड्स। ठीक है, ना ही हमारे पास वो प्योर सॉलिड्स होते हैं और ना ही हमारे पास वो प्योर लिक्विड्स होते हैं। ये लिक्विड है, ठीक है, इट्स नॉट सॉलिड्स। ना ही प्योर सॉलिड्स होते हैं, ना ही प्योर लिक्विड्स होते हैं, बल्कि इनके दरमियान की एक हमारे पास स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। अब लिक्विड क्रिस्टल्स की हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। अब प्योर सॉलिड हैज अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। आपको पता है हमारे पास एक सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट मेल्टिंग पॉइंट अंटिल ऑल द सॉलिड्स मेल्ट। हमारे पास जब तक सारे का सारा सॉलिड मेल्ट नहीं होता हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये नहीं है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक एक पॉइंट से बॉइलिंग मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो वहां से बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी और बाकी सारा सॉलिड का सॉलिड ही रहेगा। नहीं, पहले टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, सारा सॉलिड कन्वर्ट होता है इसमें लिक्विड में कन्वर्ट होता है। There are many crystalline solids which melt to a turbid liquid phase before melting to a clear liquid. This turbid liquid phase is called liquid crystals. A liquid crystalline phase exists between two temperatures or melting temperatures and a clearing temperature. अब हमारे पास जब आप किसी सॉलिड को मेल्ट करते हैं, ठीक है, जब आप किसी सॉलिड को मेल्ट करते हैं, जब वो कंप्लीटली लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता बल्कि उसके दरमियान में एक स्टेज आती है जिसमें हमारे पास एक टर्बिडिटी होती है। टर्बिडिटी क्या होती है हमारे पास? आप कह सकते हैं कि जैसे टर्बिडिटी मीन्स कि कुछ हमारे पास उसमें तो आप देखते हैं कि जब हमारे पास जो सॉलिड है जब आप उसको मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होने से पहले एक उसकी स्टेज आती है, टर्बिडिटी सी आती है। ठीक है, टर्बिड क्या होता है? हमारे पास एक गदलापन होता है, जैसे हमारे पास मतलब कंप्लीट लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता, क्लियर लिक्विड नहीं बनता बल्कि एक टर्बिड सा लिक्विड फेज बनता है। वो जो टर्बिड लिक्विड फेज वाली स्टेज होती है हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, इस बात को दोबारा सुने, हमारे पास क्या होता है, आप किसी सॉलिड को, क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं लिक्विड में तो वो लिक्विड में
कन्वर्ट होने से पहले एक स्टेज आती है, एक टर्बिड लिक्विड फेज आता है, मींस थोड़ा सा ऐसे गदलापन सा आता है। वो जो स्टेज होती है वो हमारे पास किसकी होती है? लिक्विड क्रिस्टल्स की होती है। अब ये लिक्विड क्रिस्टल्स की आप पिक्चर देख सकते हैं, ये हमारे पास प्योर सॉलिड्स हैं, ये हमारे पास प्योर लिक्विड्स हैं और इनके दरमियान की एक स्टेज है जिसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कवरी की बात करते हैं। तो डिस्कवरी हमारे पास मेनली 2 साइंटिस्ट ने की थी। नंबर 1, in 1850 W. Hens reported that stearine melted from a solid to a cloudy liquid at 52 degrees centigrade. It changed to an opaque liquid at 58 degrees centigrade and become a clear and true liquid at 62.5 degrees centigrade. This means that stearine from 52 degrees centigrade to 62.5 degrees centigrade behaves like a liquid crystal. कि हमारे पास जो स्टेरिन है, स्टेरिन जो है ये हमारे पास मेल्ट होता है। जब ये मेल्ट होता है सॉलिड से क्लाउडी लिक्विड में 52 डिग्री सेंटीग्रेड में, 52 से फिर हमारे पास ओपेक लिक्विड आता है 58 डिग्री सेंटीग्रेड में, और क्लियर लिक्विड कब बनता है? जब 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। इट मींस कि हमारे पास 52 से 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में जो हमारे पास स्टेज है वो किसकी है? लिक्विड क्रिस्टल्स की। ठीक है, क्लाउडी सा अपीयरेंस आया जिसको साइंटिस्ट ने कहा कि हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल है। फिर इन 1888 एन ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट एफ रेंसर आल्सो रिपोर्टेड that cholesterol benzoate becomes milky at 145 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास उसकी स्ट्रक्चर है। ये 145 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास क्या है? मिल्की अपीयरेंस होती है और क्लियर लिक्विड कब बनता है? 179 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इट मींस कि वो 145 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है? 145 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो लिक्विड क्रिस्टल है। ठीक है, ये हमारे पास था। दोनों साइंटिस्ट ने हमारे पास डिस्कवर किया है, इन दोनों साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया और उन्होंने बताया कि हमारे पास एक लिक्विड और सॉलिड्स के दरमियान में एक स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। ना वो प्योर सॉलिड्स होते हैं ना वो प्योर लिक्विड्स होते हैं, बल्कि उनके दरमियान की एक स्टेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू मोलिक्यूलर अरेंजमेंट्स, मोलिक्यूलर अरेंजमेंट की बेसिस पे लिक्विड क्रिस्टल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स एंड क्लोस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, क्लोस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स इसको कहते हैं। अब निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स कैसे होते हैं? ये निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैं। इन दिस टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स द मॉलिक्यूल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर फ्री टू स्लाइड इंडिविजुअली। ये हमारे पास पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, लेकिन ये इंडिविजुअली जो है तो वो क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं। मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स या स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स कौन से होते हैं? इन दिस टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स द मॉलिक्यूल्स आर आल्सो पैरेलल बट अरेंज्ड इन लेयर्स। ये लेयर्स की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। दीज लेयर्स स्लाइड ओवर ईच अदर, ये लेयर एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं? स्लाइड करती हैं। कायरल निमेटिक फेज जो है हमारे पास, कोलेस्ट्रिक फेज जो है, इन कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स द मॉलिक्यूल्स आर आल्सो अरेंज्ड इन लेयर्स बट दे अरेंज्ड इन सच अ वे सो एज टू फॉर्म अ स्पाइरल स्ट्रक्चर। ये ऐसी इनकी अरेंजमेंट हुई भी होती है कि हमारे पास एक स्पाइरल सी अरेंजमेंट आती है, जैसे स्पाइरल सी अरेंजमेंट होती है। इसकी नाम, इस स्ट्रक्चर की बेसिस पे इसको नाम दिया गया कायरल निमेटिक फेज। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की। निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स कौन से हैं? जिसमें मॉलिक्यूल्स पैरेलल होते हैं बट दे आर फ्री टू स्लाइड इंडिविजुअली। स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स कौन से होते हैं? मॉलिक्यूल्स आर आल्सो पैरेलल बट अरेंज्ड इन लेयर्स, दीज लेयर्स slide over each other. And cholestric liquid crystals, the molecules are also arranged in layers but they arrange in such a way so as to form a spiral structures. Next are properties of liquid crystals. Properties की बात की जाए, they have some degree of order like solids. इनकी कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड के जैसे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास किसके जैसे हैं? लिक्विड्स के जैसे हैं। सॉलिड्स के जैसे कैसी प्रॉपर्टी है कि इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड्स के जैसे इनकी फ्लूइडिटी, जैसे इनकी विस्कोसिटी होती है, सरफेस टेंशन होती है। तो विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन हमारे पास किसकी होती है? विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन हमारे पास लिक्विड्स की होती है। ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के साथ मैच करती हैं और बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एक्सेट्रा, ये किसके साथ मैच करती हैं? लिक्विड्स के साथ मैच करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। Following are some of important uses of liquid crystals. Number 1, temperature sensors. Temperature sensors की बात की जाए, when the temperature changes, the distance between the layers of the molecules also become changes. As a result, liquid crystals shows different colors accordingly. Thus, they are used as temperature sensors. हमारे पास जब लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज किया जाता है, लिक्विड क्रिस्टल्स में हमारे पास डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है,
जब हमारे पास टेम्परेचर चेंज होता है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, लेयर्स होते हैं, लेयर्स के दरमियान में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे पास अपने पोजीशंस जो है उनको चेंज करेंगे। ओके, तो टेम्परेचर सेंसर्स में हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमारे पास टेम्परेचर चेंज होता है तो जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द लेयर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आल्सो बिकम्स चेंज। एज अ रिजल्ट लिक्विड क्रिस्टल्स जो है हमारे पास डिफरेंट कलर्स शो करता है। ये जो डिफरेंट कलर्स शो करता है तो इट मीन्स कि हम जो है तो इसको एज अ टेम्परेचर सेंसर्स यूज कर सकते हैं। नंबर सेकंड एप्लीकेशन क्या है कि स्किन थर्मोग्राफी। दे आर आल्सो यूज्ड टू फाइंड द ब्लॉकेज इन वेन्स एंड आर्टरीज बाय स्किन थर्मोग्राफी। नंबर थर्ड, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। दे आर यूज्ड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फेलियर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। Number 4, display of electrical devices. They are also used in the display of electrical devices such as computers, digital watches, calculators, etc. Number 5, research. They are also used in electrical and medicinal research. Chromatography. They are also used as a solvent in chromatography. Chromatography क्या है? It is a technique used for the separation of mixture. As a screen, liquid crystals are used as a screen in oscillographs and TV. हमारे पास जितनी भी हमने एप्लीकेशंस डिस्कस की हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की, तो हम देखते हैं कि हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स डिफरेंट जगहों पे यूज होता है। आपके घरों में जो एलईडी एलसीडी होती हैं उनमें यूज होता है। क्रोमेटोग्राफी में एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। जो रिसर्च पर्पसेस में इलेक्ट्रिकल और मेडिसिनल जो रिसर्च की जाती है तो उसमें यूज होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हमारे पास कोई भी मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर्स हैं, अगर आप उनको देखें तो उनकी स्क्रीन ऐसे ब्लू रेड इस तरह की आपको स्क्रीन शो होती है। वो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं। हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल यूज किया जाता है, ना प्योर सॉलिड ना प्योर लिक्विड, बल्कि लिक्विड क्रिस्टल यूज किया जाता है। इसके अलावा ये थायराइड जो होता है हमारे पास, स्कैनिंग जो होती है इसमें यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो फेलियर होते हैं इनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक। क्या हमने डिस्कस किया? वी डिस्कस्ड एनर्जी चेंजेस, कि हमारे पास जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो क्या चेंज आती है। डेल एच वेपोराइजेशन किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। पोलर और नॉन पोलर का कंपैरिजन किया। फिर हमने उसके बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा डिस्कस किया। देन वी डिस्कस्ड लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं हमारे पास, लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्कवर कैसे हुए, किसने डिस्कवर किए। देन हमने उसकी टाइप्स डिस्कस की। टाइप्स के बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की एंड देन वी डिस्कस्ड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, होप सो आपको समझ आई होगी। आप देख सकते हैं थर्मोग्राफी ऐसे होती है, मतलब ये कलर्स बताते हैं, कलर्स के थ्रू आपको बताते हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।